हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। देखिए, लास्ट में हमने 1917 की रूसी क्रांति के बारे में पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। तो आज एक नया टॉपिक हम शुरू करेंगे और उसको आज ही ख़त्म करेंगे, और वो है इटली में फासीवाद का उत्थान, या इटली में फासीवाद, फैसिज्म इन इटली। तो देखिए, फासिस्ट या फैसिज्म शब्द की जो उत्पत्ति हुई है, ये लातिनी भाषा का शब्द है। जैसे आपने सुनी होंगी लैटिन लैंग्वेजेस, ग्रीक लैंग्वेजेस, रोमन लैंग्वेज। तो ऐसी लैटिन या लातिनी भाषा का एक शब्द है जिसको कहते हैं फैसियो। फैसियो का जो अगर शाब्दिक अर्थ अगर हम देखें तो उसका अर्थ होता है राजदंडों का समूह। ठीक है। तो ऐसा होता था कि जब प्राचीन काल में, जब रोम का सम्राट जब कोई युद्ध जीत कर वापस अपने देश लौटता था, अपनी राजधानी में प्रवेश करता था, तो उसके हाथ में राजदंडों का एक समूह होता था। यानी कई डंडे जो है ना, इकट्ठे बंधे होते थे, उसके हाथ में होते थे, जो उसकी निरंकुशता का परिचायक होता था। इसका जो मतलब है ना, फैसियो से, राजदंडों के समूह से, इसका मतलब ये है कि वो उसकी निरंकुशता को उजागर करता है, या निरंकुशता का परिचायक है, या द्योतक है। दैट शोज द ऑटोक्रेसी ऑफ द रूलर। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो फासिस्टवाद शब्द से अभिप्राय एक तंत्र या तानाशाही शासन से। ये जो राजदंडों का समूह है ना, यानी शक्ति या अधिनायकवाद जिसे बोलते हैं। और इटली में जो फासीवाद का संस्थापक था, उस व्यक्ति का नाम था बेनिटो मुसोलिनी। ये आपको याद रखना है। अगर पूछ लिया जाए कि इटली में फासिज्म के उत्थान या फासिस्टवादी व्यवस्था की स्थापना किसने की, तो उत्तर होगा बेनिटो मुसोलिनी। तो अब हम पढ़ेंगे कि फासीवाद के उदय के क्या कारण थे, इटली में ऐसा क्यों था। क्योंकि इटली में तो संसदीय सरकार थी, तो फासिस्टवादी सरकार की उत्पत्ति के क्या कारण थे। तो देखिए, एक तो सबसे पहला जो कारण था वो था शांति संधियों के प्रति निराशा। देखिए, आप सब जानते हैं कि 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, और जब ये युद्ध आरंभ हुआ था तो इटली ने इस युद्ध में प्रवेश इस उम्मीद में लिया था, इस आशा में लिया था कि उसको बहुत सारे प्रदेश प्राप्त होंगे। क्योंकि 1915 में एक संधि हुई थी, लंदन की संधि। उसमें मित्र देशों ने इस संबंध में कुछ वचन दिए थे इटली को। इटली जो है मित्र देशों की तरफ से इसमें शामिल हुआ था, इस प्रथम विश्व युद्ध में। तो इटली वासी जो थे वो बहुत ज़्यादा आशावादी बन गए। उनको लगा कि प्रथम विश्व युद्ध में अगर मित्र राष्ट्र जीत जाते हैं तो इटली को बहुत से प्रदेश प्राप्त होंगे। लेकिन युद्ध की जब समाप्ति हुई, जब मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, तो उसके बाद उनको केवल ट्रिस्टे, गलेशिया या कुछ प्रदेश ही प्राप्त हुए, जो कि उनकी आशाओं की तुलना में बिल्कुल तुच्छ थे। मतलब प्रदेश तो मिले, ऐसा नहीं कि इटली को कुछ प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन जो वो चाहते थे, जैसे फ्यूम के प्रदेश पर वो अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे, वो उनको प्राप्त नहीं हुआ। और उनके बहुत से योद्धा जो है प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हो गए। इटली को बहुत आर्थिक हानि भी उठानी पड़ी। तो ये जो है उनके लिए बहुत निराशा वाली बात थी, क्योंकि दे वर वेरी होपफुल, वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें बहुत से प्रदेश प्राप्त होंगे। लेकिन उनकी सारी आशाओं पर पानी फिर गया। और कुछ आलोचकों का ये भी विचार है कि मित्र राष्ट्रों ने वास्तव में इटली के साथ धोखा किया। ये आश्वासन तो दे दिया उसको कि ये मिलेगा वो मिलेगा, लेकिन उनको मिला कुछ नहीं। तो ऐसी स्थिति में फजीहत हुई उस सरकार की जिसने इटली को इस प्रथम विश्व युद्ध में धकेला था, और वो थी संसदीय सरकार। इसलिए एक तंत्रीय सरकार या फासीवाद का उदय हुआ। ठीक है। दूसरा कारण भी युद्ध से ही संबंधित था, कि युद्ध के पश्चात जो इटली की आर्थिक दुर्दशा हुई थी, इकोनॉमिक डिस्ट्रेस। देखिए, इटली ने अपना सब कुछ
प्रथम विश्व युद्ध में झोंक दिया। यहाँ तक कि इटली अन्य राष्ट्रों की तरह अमेरिका का ऋणी हो गया। अमेरिका से भी उसने ऋण ले लिया था और मुद्रा के प्रसार के कारण जो है वस्तुओं के भाव बहुत ज़्यादा बढ़ गए। इटालियन जो सिक्का था उसका मूल्य घट गया और बहुत सी जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनको प्राप्त करना आसान नहीं रहा। कारखाने बंद हो गए। कारखाने बंद होने से जो बेरोज़गारी की समस्या है वो बढ़ गई। मध्यम वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान सब दुखी हो गए उस आर्थिक दुर्दशा के कारण। और आयकर में वृद्धि होने के कारण जो नौकरी पेशा लोग थे वो भी प्रसन्न नहीं रहे सरकार से। तो इटली की सरकार अकुशल होने के कारण इन आर्थिक समस्याओं का निपटारा करने में असमर्थ रही, जिससे जनता का उस सरकार पर विश्वास खो गया। तो इस कारण जो है फांसीवाद का उदय हुआ। यानी हमें ये बताना है कि एक संसदीय व्यवस्था थी, एक संसदीय व्यवस्था से तानाशाही में कैसे परिवर्तित हुआ। जो मौजूदा सरकार थी उसमें खामियां थी। तो वो खामियां किसके कारण उत्पन्न हुई? एक तो जो प्रथम विश्व शांति संधियाँ जो हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात, और फिर जो युद्ध उपरांत जो आर्थिक दुर्दशा हुई। फिर आंतरिक अराजकता भी बहुत ज़्यादा थी, इंटरनल डिसऑर्डर। देश के जो अंदरूनी हालात थे वो बहुत ख़राब थे। 1919 में मतलब एक ही साल में लगभग 1800 हड़तालें हुई, जिसमें 15 लाख मजदूरों ने भाग लिया। और उन हड़तालों के दौरान दंगे फसाद भी हुआ करते थे, बहुत से मजदूर मारे गए। और जो देहाती दंगे होते थे, यानी गाँव में जो दंगे होते थे, उसके दौरान बहुत से ग्रामीण जो है मृत्यु का शिकार हुए और खेतों को काफ़ी हानि पहुंची। तो इस तरह से आंतरिक अराजकता के कारण भी फांसीवाद का उदय हुआ। फिर आप देखिए कि जब ये प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ तो इटली के बहुत से योद्धाओं ने इसमें भाग लिया। तो ऐसे बहुत से योद्धा थे जिन्होंने शौर्य प्रदर्शन किया युद्ध क्षेत्र में, रण क्षेत्र में बहुत वीरता के साथ लड़े। और इटली की मौजूदा सरकार ने जो है आश्वासन दिया कि ऐसे रणबांकुरों को, ऐसे वीर योद्धाओं को सम्मानित किया जाएगा। लेकिन जब वो अपने देश लौटे तो उनकी सब आशाओं पर पानी फिर गया। सैनिकों के प्रति की गई कार्रवाइयों से वो प्रसन्न नहीं थे। उनका जो वो सोच रहे थे उनका बहुत ही अच्छा स्वागत होगा, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसी परिस्थितियों में इन फौजियों ने भी, सेवानिवृत्त फौजियों ने भी फासिस्ट दल का समर्थन किया और एक उसके झंडे के तले वो एकत्रित हो गए। फिर देखिए संसदीय सरकार की दुर्बलता, वीकनेस ऑफ द पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। तो देखिए प्रथम महायुद्ध आरंभ होने से पहले ही इटली की जो संसदीय सरकार थी वो दुर्बल प्रमाणित हो चुकी थी, क्योंकि जिस तरह से नीतियां अपना रही थी सरकार, ठीक है, वो नीतियां जो है जनता को अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पा रही, चाहे वो आंतरिक नीति हो सरकार द्वारा अपनाई गई, चाहे वो विदेशी नीति हो। फिर आप देखिए कि इटली में एक और भय उत्पन्न हो गया था और वो था साम्यवाद का भय, फियर ऑफ कम्युनिज्म। अब साम्यवाद, समाजवाद आप सब जानते हैं क्या होता है, और उसके लिए इटली में जो परिस्थितियां थी वो अनुकूल थी। जैसे रशिया में आपने देखा किसान मजदूर सब एक हो गए थे और किसानों और मजदूरों की समस्याएं थी, ऐसी इटली में भी किसानों और मजदूरों की समस्याएं थी। तो आप ये देखिए कि वही हालात बनने लगे थे इटली में भी जैसे रूस में थे, और रूस में साम्यवाद का उदय हुआ था, ठीक है। तो अब ये जो फासिस्ट लोग थे जो एक तंत्र में विश्वास करते थे, वो जो है साम्यवाद के खिलाफ थे, वो नहीं चाहते थे इटली में साम्यवाद हो। तो साम्यवाद के भय के कारण भी लोगों का इटली में मुसोलिनी के प्रति जो है उत्साह बढ़ा और इस तरह से फांसीवाद का उदय हुआ। और जो बाकी जो कुछ राजनीतिक दल थे इटली में वो निष्क्रिय हो चुके थे तब तक। एक ये भी कारण था फांसीवाद के उदय का कि जो और दल थे जैसे कैथोलिक पार्टी, उसमें आपस में फूट थी
और जो कुछ अन्य पार्टियां थी जो उस समय उभर कर आ रही थी, लेकिन वो उनमें इतना, आप ये कह लो कि इतना जज्बा नहीं था या उनमें आंतरिक फूट थी, जिसके कारण फांसीवाद का उदय हुआ। फिर देखिए बेनिटो मुसोलिनी, जिसकी हमने बात की कि फांसीवाद का को जन्म देने वाला इटली में, उसका जो अपना व्यक्तित्व था वो बहुत प्रभावशाली था। वो उस समय राष्ट्रवादी नेताओं में सबसे योग्य और कुशल था। एक बहुत ही अच्छा वक्ता, ही वॉज अ वेरी गुड ओरेटर, और एक उच्च कोटि का लेखक था। और हालांकि उसे मार्क्सवादी विचारधारा का पूरा ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके लेखों में उसकी प्रतिभा की झलक दिखाई पड़ती थी। और साथ साथ उसने युद्ध के समय भी देशभक्ति का प्रदर्शन किया था। तो आप देखिए कि मुसोलिनी के चारित्रिक गुणों ने भी उसको सफल होने में योगदान दिया। फिर फासिस्ट दल ने असाधारण प्रगति की। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस दल की स्थापना 1919 में हुई थी, मार्च 1919 में, और एक ही वर्ष के भीतर इसके सदस्यों की संख्या लगभग मतलब सदस्य की संख्या लाखों में पहुंच गई थी। समाजवादियों के प्रदर्शनों, हड़तालों और जुलूसों को भंग करके, ये समाजवादी ये हड़ताल, प्रदर्शन, जुलूस किया करते थे, तो ये जो फासिस्टवादी थे ये उनको भंग करके और शहरी मध्यम वर्ग की सहानुभूति इन्होंने प्राप्त कर ली। इसके बाद आप ये देखिए कि अब जो है एक और खतरा बढ़ रहा था, रोम पर धावा बोलने का खतरा। जैसे फासिस्ट दल की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर इटली का शासक भी उदासीन नहीं रह सका। इसलिए उसके सदस्य लड़ने भिड़ने और दंगा फसाद करने में विश्वास रखते थे। 1922 में तो ये अफवाह फैल गई कि मुसोलिनी अपने समर्थकों सहित रोम पर आक्रमण करने वाला है। तो तब जो प्रधानमंत्री था इटली का, उसने मार्शल लॉ लगाने का परामर्श दिया, लेकिन इटली का जो शासक था विक्टर इमैनुअल तृतीय, वो नहीं माना, और उसने क्या किया, 1922 में मुसोलिनी को ही जो है प्रधानमंत्री बनाने के लिए आमंत्रित कर डाला, मुसोलिनी की बढ़ती हुई लोकप्रियता के कारण। तो इस प्रकार से मुसोलिनी एक महत्वपूर्ण राजनीतिक शक्ति जो है के रूप में उभरा। और जब प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ मुसोलिनी, तो उसने अपना एक मंत्रिमंडल बनाया, और उस मंत्रिमंडल में उसने फासिस्ट समर्थकों को ही शामिल किया, और देश के जो महत्वपूर्ण पद थे जितने भी, वो सब फासिस्ट दल के जो लोग थे उनको दिए गए। पुलिस प्रबंध भी उन लोगों को सौंप दिया गया। और 1923 में उसने चुनाव संबंधी कानून पास करवाया और चुनाव करवाए, जिसमें उसको 374 सीटें प्राप्त हुई। और कुछ एक दो समाजवादी नेता की हत्या होने के कारण भी मुसोलिनी की स्थिति और सुदृढ़ हो गई। अब धीरे धीरे उसने अपने आप को राजा के नियंत्रण से मुक्त कर लिया, और 1925-26 तक बेनिटो मुसोलिनी इटली का सही मायनों में एक तानाशाह बन गया, और पूर्ण रूप से अब इटली में फासिस्टवादी दल का उदय हो गया। ठीक है, तो ये फांसीवाद के उत्थान के कारण थे। अब फांसीवाद के उत्थान के कारण क्वेश्चन में आता है, और फांसीवाद की क्या विशेषताएं हैं, ये आपका जो है टॉपिक है। तो ये टॉपिक भी हम अभी कर लेते हैं, फांसीवाद की क्या विशेषताएं हैं। तो एक तो फांसीवाद जो थे, उन्हें राष्ट्रवाद में विश्वास था। फांसीवादी जो है ना, राष्ट्र को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे। वो कहते थे कि राष्ट्र की अपनी इच्छा होती है, जो कि वहाँ के रहने वाले लोगों से अलग होती है, यानी जनता से अलग इच्छा होती है राष्ट्र की। यदि मनुष्य को राष्ट्र के जीवन से पृथक कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो उसका जीवन अर्थहीन हो जाता है। मनुष्य का जो सबसे बड़ा कार्य होना चाहिए वो राष्ट्र की उपासना होनी चाहिए। यानी बहुत ज़्यादा राष्ट्रवादी थे, दे हैड फेथ इन नेशनलिज्म, कि अपना राष्ट्र है, बस सब कुछ जो करना है अपने राष्ट्र के लिए करना है। ये इस तरह की विचारधारा फांसीवाद में थी। ऐसे करने चाहिए, ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे राष्ट्र का सम्मान बढ़े। दूसरी बात ये, उनका निरंकुश राज्य में विश्वास था।
फांसीवादियों के अनुसार राज्य का व्यक्ति के जीवन पर पूरा अधिकार होता है। वो ये मानते थे कि जो राज्य है वो व्यक्ति के जीवन पर उसका पूरा अधिकार होता है। राज्य पहले है, व्यक्ति बाद में। मुसोलिनी कहा करता था कि सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के विरुद्ध और राज्य के बाहर कुछ भी नहीं थी। एवरीथिंग इज विद इन द स्टेट, नाइदर अगेंस्ट द स्टेट नॉर आउटसाइड द स्टेट। सब कुछ राज्य के भीतर है, राज्य के बाहर, राज्य के विरुद्ध कुछ भी नहीं होना चाहिए। फिर ये लोग हिंसा में विश्वास रखते थे। उनका विचार था कि हिंसा का उपयोग राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र दोनों में किया जाना चाहिए। हिंसा से साहस आता है, शक्ति और आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न होती है। फिर फांसीवादियों का युद्ध में विश्वास था। दे हैड फेथ इन वॉर। वो कहते हैं कि युद्ध लड़ना चाहिए, प्रत्येक मनुष्य को युद्ध करना चाहिए। शांति तो वो उनके अनुसार एक स्थान पर ठहरे पानी के भांति है। जैसे एक स्थान पर पानी इकट्ठा हो जाता है ना, इसका मतलब ये शांति जो है एक स्थान पर ठहरे पानी की तरह है। सभी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान केवल युद्ध से हो सकता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये फासिस्टवादियों की आइडियोलॉजी है, ठीक है। और मुसोलिनी कहा करता था कि युद्ध का पुरुष से वही संबंध है जो कि स्त्री का मातृत्व से है, कि स्त्री में मातृत्व की भावना होती है, ऐसी पुरुष में युद्ध की भावना होनी चाहिए। साम्राज्यवाद में विश्वास। वो कहते थे कि अपने राष्ट्र की सीमाओं में वृद्धि करनी चाहिए। उसके अनुसार कमज़ोर राष्ट्र को जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। वो कहते थे कि इटली का प्रसार आवश्यक है, अन्यथा इसे समाप्त हो जाना चाहिए, ठीक है। या तो प्रसार करे, या तो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, या ख़त्म हो जाए। लोकतंत्र का विरोधी थे, लोकतंत्र का विरोध करते थे फासिस्टवादी। वो कहते थे कि लोकतंत्र एक काल्पनिक, भ्रष्ट और मूर्खों का शासन होता है। लोकतंत्र में कुछ नहीं रखा। लोकतंत्र तो एक लाश, और संसद को तो वो बातों की दुकान समझते थे। फासिस्टवादी कहते थे कि जो संसद होती है ना, वो तो केवल बातों की दुकान है, उसमें तो केवल बातें होती हैं। और जो लोकतंत्र है वो एक लाश होती है, उसमें कोई जीवन नहीं है। समाजवाद का विरोध करते थे। समाजवाद के कट्टर शत्रु थे, क्योंकि वो लोगों की समानता में विश्वास नहीं रखते थे। अंतर्राष्ट्रीयता के विरोधी थे। वो कहते थे कि साम्राज्यवादी नीति अपनानी चाहिए, अंतर्राष्ट्रीयता में कुछ नहीं रखा। ग्लोबल, जैसे आज के टाइम में तो अंतर्राष्ट्रीयता के बिना काम ही नहीं चलता, लेकिन वो टाइम ऐसा था कि ये जो नेता थे ये समझते थे कि अंतर्राष्ट्रीयवाद में कुछ नहीं रखा। और एक दल में विश्वास, तानाशाही शासन में विश्वास रखते थे। वो कहते थे कि एक से अधिक दल होता है तो संघर्ष बढ़ता है और राष्ट्र कमज़ोर होता है, इसलिए एक ही दल का शासन होना चाहिए। ये फैसिस्ट आइडियोलॉजी। तो ऐसी उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। इसी तरह से हम जर्मनी में नाजीवाद के उत्थान के कारण नाजीवाद की विशेषताएं पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में।